सी एक आहट हुई थी पहले, उसके पहले ही हालात बदलने लगे थे, हवाएं चलने लगी थी। जब लैंडफॉल हो गया है तब अभी क्या खबरें मिल रही हैं? जी देखिए, आप शायद मैं फिलहाल एक खिड़की के पास खड़ा हूँ और जो हवाओं की जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आसपास जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो जहाँ पर ग्लासेस हैं मांडवी इलाके में, वो ग्लासेस एक के बाद बिल्डिंग्स के एक के बाद एक गिरने की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, बारिश बार-बार हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है फिलहाल। तो ऐसे कई मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि साइन बोर्ड वगैरह हैं जो वो टूट गए और अभी तो ये शुरुआत है। तो पूरी रात जो हवा की स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी जो मानी जा रही है। उसके बीच में गुजरात के इस तटीय इलाकों में फिलहाल काफी जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर मानी जा रही है और जो तटीय इलाका है उसमें जो सी वेव्स है, फिलहाल सी वेव्स काफी ऊंची फिलहाल जा रही है। वहां पर फिलहाल हमें जाने तो नहीं दिया जा रहा है, रिपोर्टर्स वहां पर जा नहीं पा रहे हैं कोई। लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं फिलहाल हमारे जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे दूसरे सिंगर्स हैं, उनके 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 द्वारा जो जानने को मिल रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि वेव्स जो है वो काफी ऊंची जा रही है। कंडला का जो पोर्ट है वहां पर भी काफी ऊंची वेव्स है फिलहाल जो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये तो गुजरात के हालात हुए। प्रेरणा, शुमाइला के पास भी चल लेते हैं। शुमाइला, पाकिस्तान में फिलहाल वहां से क्या खबर है? शुमाइला हमारे साथ जी सारिका, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी कहा जा रहा है कि इस तूफान की जो रफ्तार है और जो शिद्दत है उन दोनों में ही कमी आई है। जो इलाका सबसे ज्यादा हिट हो सकता है वो केटी बंदर है, वहां से तूफान कहा जा रहा है 125 किलोमीटर दूर है, कराची से 320 और ठट्टा से 220। ये तीन ही इलाके हैं जिनके जो मेट डिपार्टमेंट उनके बारे में बता रहा है। हवा की रफ्तार बताई जा रही है कि 120 से 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। ये है कि इत्तलात हैं कि आज रात साहिल से जो है वो ये तूफान टकराएगा। जी, शुमाइला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा तूफान बड़ी मुसीबतें भी लेकर आया होगा, उन मुसीबतों के बारे में थोड़ा बताएं और राहत कार्य क्या कुछ हुए? कहना ये असल में यहाँ पे इवैक्यूएशन जो है वो हुई है काफी बड़ी तादाद में। ये जो पाकिस्तान का जो ये कोस्टल लाइन है, इस पे इतने ज्यादा लोग नहीं रहते। कराची में जाहिर है आबादी ज्यादा है तो यहाँ पे लोगों को थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे तो कहा गया कि जी जब टकराएगा और सूरत हाल ऐसी बनेगी तो अथॉरिटीज ने कहा कि आप वॉलंटरली लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन 81,000 जो नंबर बताया जा रहा है बाकी कोस्टल एरिया से, खासतौर पर बदियन, ठट्टा और सजावल से जो है वो इतने लोग निकाले गए हैं और उनको कैंपों में रखा गया है। तो जाहिर है वहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो इवैक्यूएशन हुई है, बहुत सारे लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे अपने घर को। तो कह रहे हैं 10% आबादी अभी भी ऐसी है जो अपने घरों में बैठी है कि कहीं उनके पीछे से उनके घरों में चोरियां ना हो जाएं या उनकी जमीनों पे कब्जे ना कर लिए जाएं। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे आबादी नहीं है तो इतना बड़ा उस लिहाज से नुकसान होने की वो तवक्को नहीं की जा रही। जी, शुमाइला आपके पास वापस आएंगे, लेकिन रॉक्सी, खबर जिस तरह से आई है कि मांडवी शायद एपिसेंटर है इसका, तूफान का, वहां से कोई खबर मिल पाई है? क्योंकि जो पहले बात हुई थी उससे पता चला था कि कई घर में बिजली नहीं थी, वहां पर सड़क पर पेड़ टूट कर गिर गए थे। जी, मांडवी इसका जो लैंडिंग है वैसे तो जखौ है, लेकिन जखौ और मांडवी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 50 to 60 किलोमीटर बाई रोड डिस्टेंस है। तो मांडवी और जखौ इन दोनों में बिल्कुल इक्वल जो नुकसान है वो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन होना तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर, क्योंकि मैं मांडवी में ही हूँ, तो 2 दिनों से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी टीम जो है वो खास तौर पर यहाँ पर तैनात की हुई है। फिलहाल जो बिजली का जो सप्लाई है वो सप्लाई डिस्टर्ब हो चुका है ऑलरेडी, और इसके साथ ही साथ जो रास्तों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी बहुत सी जगह पर फिलहाल मांडवी और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है।
बिल्कुल। तो दोनों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे और भी बहुत सारी जानकारियां इस बारे में, जानकारियों को लेकर बात करनी है। लेकिन प्रेरणा, अरब सागर में चक्रवाती तूफान लगातार ये उठ रहे हैं और ये जो तूफान आने वाला था, सरकार ने इसके लिए तैयारियां की हुई थी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से अब तक हजारों लोगों को शेल्टर होम्स में पहुंचा दिया गया है और जो हमें जानकारी मिली उसमें पता चला कि 1 लाख के करीब लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, निकाला गया है सुरक्षित तौर पर। जी, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तेज हवाएं चली हैं सारिका, और ऐसे में राहत की बात बस ये है कि टकराने से पहले ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इसके असर से अभी बारिश होने की संभावना है और बचाव की भी पूरी तैयारी है। सेना समेत राहत बचाव की टीमें हालात से निपटने को तैयार हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2-2 टीमें तैनात की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड तैयार हैं। और मछुआरों को पहले से ही, जैसे हमें पता था, समंदर में जाने के लिए मना कर दिया गया था। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जैसे कि देवभूमि द्वारका में असर होगा, जामनगर में होगा, गिर सोमनाथ में, पोरबंदर में। स्टेट गवर्नमेंट के संकलन से उनके अनुमान के मुताबिक पहले 12 टीम डिप्लॉय करने का प्लान था। उसके साथ हमने 5 टीमें और वहां मुहैया करवाई हैं जो रिजर्व की तरह भी रहेंगी और किसी भी टाइम पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मदद में शामिल हो पाएंगी। एयरलिफ्ट के लिए 3 जगह टीम्स रिजर्व में है। बठिंडा में रिजर्व में है, मुंडली में जो भुवनेश्वर के पास में है वहां रिजर्व में है और चेन्नई के पास में रिजर्व में है। 5-5 टीमें तीनों जगह उपलब्ध हैं। टोटल 15 टीमें अवेलेबल हैं। तो कुल 1 लाख के आसपास लोगों को, जो ऐसे गांव में रहते हैं जो 0 से 5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं तट के, या जो निचान वाले क्षेत्र के गांव हैं जहां पानी भरने की पॉसिबिलिटी है या पहले पानी भरता है, ऐसी सिचुएशंस में वहां से लोगों को जो वल्नरेबल है इवैक्यूएट करके इन जगह पे ले जाया गया है 1 लाख के आसपास। और रॉक्सी और शुमाइला दोनों ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रॉक्सी, इसकी खबर तो पहले हो ही गई थी, तूफान की आहट तो थी ही, तैयारी के लिए भी पूरा वक्त मिला। आपको ग्राउंड पर कैसी तैयारी दिखी? जी देखिए, बहुत लोगों को जो लो लाइंग एरिया है, सबसे पहले तो जो 12 तारीख और 13 तारीख का जो दिन था उनमें जो 0 to 5 किलोमीटर दरिया से जो 5 किलोमीटर तक के गांव थे, लो लाइंग एरिया के थे, उन लोगों को वहां से हटाया गया और उनको आसपास के शेल्टर होम्स में ले जाया गया था। बाद में 14 तारीख का जो दिन ऐसा था जिसमें 5 किलोमीटर के बाद के जो एरिया थे, जैसे कि 5 से 10 किलोमीटर तक के एरिया, वहां के लोगों को भी हटाकर शेल्टर होम्स में ले जाया गया। हम लोग कई शेल्टर होम्स में भी गए। शेल्टर होम्स में फिलहाल तो जो एनजीओज हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इन लोगों को फिलहाल खाना और पानी, पीने का पानी वगैरह मुहैया करवा रहे हैं। एक क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का ये भी हो रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट जो कैशडोल्स की सुविधा इन लोगों को जिन्हें शिफ्ट किया गया है उन्हें देनी चाहिए, वो कैश डोल्स की सुविधा किसी को मिल नहीं रही है। हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि कैश डोल्स वगैरह कुछ मिला नहीं है, जो उन्हें भत्ता दिया जाता है वो। तो एक तरह से लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन लोगों को जहाँ पर रखा गया है वहां पर कई लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे गवर्नमेंट की ओवरऑल जो सुविधाएं थी उसको लेकर। लेकिन लो लाइंग एरिया में अगर आप देखें, गुजरात का जो पूरा तटीय इलाका है उसमें लो लाइंग एरिया में सबसे ज्यादा मछुआरों के घर है और ये मछुआरों के घर जो है वो कच्चे मकान है ज्यादातर, जो इस तरह के तूफान के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो ये कल हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली कितने मकान जो है वो पूरी तरह से टूट जाने वाले हैं और उनको बाद में किस तरह की फैसिलिटीज या किस तरह की सुविधाएं सरकार उनको मुहैया करा पाएगी उसके बाद। जी, सभी जानकारियों को देने के लिए शुक्रिया आपका रॉक्सी। और सारिका, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी कईयों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान में इस्लामिक रिलीफ के डायरेक्टर आसिफ शिराजी ने इस पर ये कहा। There is a worrying time for the people of the area and generally for the people of Pakistan because the last year flood. आसिफ शिराजी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर पहले से ही क्लाइमेट चेंज का असर रहा है। पिछले साल आए विनाशकारी बाढ़ से पाकिस्तान में तबाही मची, उससे पहले सूखा पड़ा था। पाकिस्तान के 3 करोड़ 30 लाख लोगों पर असर पड़ा, पर मदद मिली सिर्फ 25% लोगों को। और हमारे साथ क्योंकि शुमाइला पाकिस्तान से लाइव जुड़ी हुई है, तो शुमाइला वापस से मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहती हूँ कि कराची में अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो क्या इस तरह का तूफान पहले भी आया और क्या उससे सीख लेकर कोई बेहतर तैयारी आपको इस बार नजर आई?
प्रेरणा, कराची में इस तरह के तूफान जो है वो नहीं आए हैं, यहाँ कभी भी टकराया नहीं है तूफान। 1999 में जो लास्ट टाइम तूफान टकराया था वो केटी बंदर से ही टकराया था, और वही मॉडल जो वहाँ पे सूरत हाल बनी थी और वहाँ पे जो रिलीफ की काम किए गए थे, उसी मॉडल को जो है वो इस दफा भी अप्लाई किया गया है, उसी को सामने रखते हुए। कराची में अलबत्ता तैयारियां बहुत हैं, बहुत थी और अभी भी हैं। तमाम हॉस्पिटल्स, पुलिस, एड एजेंसीज, सभी इदारे जो हैं वो जी। तैयार बैठे हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो कैसे निपटना है। जी, शुक्रिया शुमाइला आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रेरणा, इस तूफान से जान माल का कितना नुकसान होगा ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, जी। लेकिन इस तूफान का एक और पक्ष है आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान की आशंका है क्योंकि गुजरात में 40 से ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह हैं जहां से रोजाना अरबों रुपए के माल का आयात निर्यात होता है। हाल ही में इस इलाकों को कई तूफानों का सामना करना पड़ा है क्योंकि अरब सागर में कई तूफान आ रहे हैं लगातार। और विपरजॉय से पहले आपको याद होगा मोका तूफान आया था साल 2019 में, फिर महा, वायु, हिक्का, क्यार जैसे तूफान अरब सागर में आ चुके हैं। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो तूफान इतने आ रहे हैं इससे जानमाल का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी जो असल वजह है वो है क्लाइमेट चेंज। जी। तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से इस तरह के तूफान भी आ रहे हैं और बारिश ला रही है। और अब जब ये प्रिडिक्शन है कि 2-3 दिन तक बारिश होती रहेगी, ये मुश्किलें और बढ़ाएगा। जी।